हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम करेंगे अगली क्लास नेक्स्ट। बिल्कुल बहुत शानदार क्लास चल रही थी हमारी, हमने क्लास 3 तक कर लिया था, ये क्लास नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे। हमने यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लिया पिछली वाली क्लास में। जिस भाई ने भी इससे पहली वाली क्लास नहीं देखी है वो देख सकता है। दोस्तों आज हम हेडिंग डालेंगे दोस्तों मोलर ओनियन स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालिए जल्दी से और स्टार्ट करते हैं। कम बातों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील एवं वैद्युत अन अपघटित का 1 मोल घुलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे K100 या Kv से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों m बराबर होता है सूत्र, दोस्तों देखिएगा लिख सकते हैं, अब लिखते हुए चलिएगा। m बराबर 100 गुणा Kv अपॉन W, जो स्मॉल w है कैपिटल W है, इंटू डेल TB। m बराबर होता है विलेय का अड़भार, W बराबर विलेय का भार, छोटा w बराबर विलेय का भार और बड़ा W बराबर विलायक का भार। ठीक है दोस्तों, ऐसे देख लीजिएगा छोटा W को बड़ा W हम कैसे पहचाने क्वेश्चन में, तो आप देख लीजिए जो ज़्यादा होता है वो बड़ा W होता है, जो उसका कम मान दिया हो वो छोटे W का मान दिया होता है। ठीक है, Kv बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक और डेल TB बराबर क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं सवाल पर। देखिएगा ये उसका पूरा सूत्र हो गया। Kv का मात्रक होता है C या K अपॉन मोलर। ठीक है, फिर कहेंगे हम, फिर हमारा स्टार्ट होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर और निश्चित होता है, क्योंकि 1000 विलायक अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घुला होता है जो निश्चित और स्थिर होता है। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, अगला हेडिंग डालिए दोस्तों मोलर उन्नयन स्थिरांक। 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील एवं वैद्युत अन अपघटित का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे K1000 या K-B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया ये आपको पूरा, देख सकते हैं। अब चलते हैं इसका सूत्र वगैरह, और वो लिखा है m बराबर जो कि वहाँ तक Kb यहाँ K-B आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, और वही आगे मान दिए हैं सबके तीनों मान उसी ऐसे दिए हैं। देख लीजिए किसके बराबर क्या होता है, और डेल टी बराबर होता है डेल एस माइनस के डेल जीरो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए K-B का मात्रक दिया है CI पर मोलर, वो मोलर था, ये मोलर है। ठीक है, फिर दिया है हमको, बोल लिया है कि प्रत्येक विलायक के लिए इसका मान स्थिर और निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल स्लो, ये मन समझना, बिल्कुल स्लो चलाएंगे दोस्तों, स्पीड मत बनाना क्लास की। अगर आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं स्पीड बढ़ा के, तो क्लास की स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप नोट्स बनाए बिल्कुल हाथ लिखित, बिल्कुल बिना टेंशन, विदाउट, बिल्कुल ओरिजिनल आपके लिए कंटेंट है। बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। अब चलेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, किस चलेंगे, मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अन अपघटित का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे K100 या Kf से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर करेंगे आगे ये वाला, m बराबर 100 गुणा Kf W अपॉन W डेल TF, और डेल DF बराबर ये सूत्र, इसका ये मात्रक लिखा है, जहाँ बराबर ये के बराबर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बताने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, जिससे कि आपके पास 12th का कुछ भी कैसा भी मटेरियल होगा वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप। आगे हेडिंग डालिए दोस्तों, अगली नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील एवं वैद्युत अन अपघटित का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में
कमी हो जाती है उसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के हजार या के डैश एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक जैसा ही लगेगा आपको सब कुछ, लेकिन सब कुछ अलग अलग है बिल्कुल। किसी में डैश का फ़र्क है तो किसी में के का फ़र्क है, किसी में बी का फ़र्क है, लेकिन हर एक परिभाषा, हर एक प्रदर्शित करने की स्थान या हर एक किसी को प्रदर्शित करते हैं वो सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, हर किसी को एक ना मान लें। देखो दोस्तों, सूत्र के एफ के डैश एफ का मात्रक भी अलग है, सब कुछ अलग है। डेल्टा टी एफ बराबर डेल्टा टी एफ बराबर हिमांक का अवनमन दिया है यहाँ पर दोस्तों। अगला हेडिंग डालेंगे दोस्तों हम क्वथनांक का उन्नयन या मोललता में संबंध। ठीक है, ये संबंध प्रदर्शित कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लिख लेगा आप, छोटा सा संबंध है, लिख लीजिए जल्दी से। मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड, 10 सेकंड का। 10 सेकंड में लिख लोगे ना 10 बार, चलो 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक मैं रोकता हूँ। 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से लिख लीजिए। क्वथनांक का उन्नयन और इसमें संबंध है भाई मोललता में संबंध। ठीक है, लिख लीजिएगा जल्दी से। कंटेंट बहुत बढ़िया है दोस्तों आपके लिए, बिल्कुल कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। मैं आप देख सकते हैं मैथ, देखिए आप कोई भी क्लास चला के बिल्कुल मैथ पढ़ाते नहीं, मैथ को सिखाते हैं आप इसी में। कंटेंट में देखिए प्ले लिस्ट में आगे जो पुरानी क्लास ले रही है, अभी नई क्लास स्टार्ट तो नहीं की है, नई क्लास स्टार्ट होगी आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी 1-2 दिन में। ठीक है, अब तब तक केमिस्ट्री कीजिएगा, मैथ की क्लास जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर भी संबंध है, यहाँ पर किसका संबंध है? हिमांक का अवनमन तथा मोलता में संबंध। हिमांक का अवनमन तथा मोलता में संबंध दिया दोस्तों। डेल टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलता, डेल टी एफ बराबर के डेल एफ इंटू मोलता। ठीक है, डेल टी एफ हिमांक का अवनमन और वगैरह वगैरह दिया, नीचे लिख सकते हैं आप, जल्दी से लिख लीजिए, बताने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक परिभाषा होती है, उसमें बताना होता है कि कहीं कोई गलत लिखा है तो उसे सही करने के लिए। ठीक है, और पीडीएफ से पढ़ाने का यही एक उद्देश्य होता है कि बिल्कुल आपको लिखना नहीं पड़ता, टाइम बचता है, और 1 घंटे की क्लास 15 मिनट में हो जाती है। और हम एलईडी उस बोर्ड पर पढ़ाएं तो आपको यही सबसे ज़्यादा लिख कर पढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, आपका भी वेस्ट होगा, हमारा भी वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको प्रिंटेड बना दिया है, उसी से पढ़ा दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। सवाल तो है नहीं, तो सॉल्व कराना होगा। ठीक है, बिल्कुल परिभाषाएं आप वैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए। अब हम अगर मान लो एलईडी बोर्ड पर पढ़ाएं तो वहाँ पर भी तो हम आपको ऐसे ही हर एक परिभाषा लिखेंगे, तब फिर उसके बाद आप लिखेंगे। ठीक है, उसमें समझाने का कोई काम होता है क्या? परिभाषा में क्या समझाना होता है? समझाना है सवाल समझाओ, समझाना है डेरिवेशन समझाओ, समझाना है तो इक्वेशन समझाओ, क्वेश्चन समझाओ। परिभाषा में क्या समझाना होता है? वो तो रटने के लिए होती है, उससे रट लो बस। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों हम, देखिए कौन सी हेडिंग है। अगली हेडिंग है समपरासड़ीय विलयन। समान ताप पर जिन विलयनों के परासड़ दाब समान होते हैं समपरासड़ीय विलयन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, माना ए तथा बी 2 समपरासड़ीय विलयन है जिनके परासड़ दाब पीए तथा पीबी है। पीए बराबर CST और पीबी बराबर CBST। ठीक है, आगे देखिएगा। संप्रासड़ीय विलयन के लिए, संप्रासड़ीय विलयन के लिए ये सब कुछ लिखे। सी ए बराबर CB होता है, पी ए बराबर PB होता है, CAST बराबर CBST। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि कलर दूसरा ले लूँ, चलो कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं है तो नीला, ये ठीक है। हम कह सकते हैं कि समपरासड़ीय विलयन के मोलर सांद्रता बराबर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिए दोस्तों बहुत शानदार तरीके से, अति परासड़ी तथा अल्प परासड़ी में अंतर। ठीक है, डालिएगा हेडिंग को, जल्दी से करेंगे हम। इस प्रिंटेड वीडियो पढ़ाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। एक फ़ायदा होता है आपकी टाइम की बचत, 1 घंटे की वीडियो आप 15 मिनट में इससे लिख लेंगे। फिर होता है आपका रिटन हार्ट, बिल्कुल बोर्ड पर तुरंत की तुरंत लिखा हो, तो उसमें अगर मैं लिखूँगा फिर आप लिखोगे, ठीक है, तो उसमें डबल टाइम खर्च होगा। और पहली बात, पहले से इसमें लिखा है परिभाषा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट हो जाएगी, उसमें रिएक्शन होती है, उसको समझाएंगे बहुत अच्छी तरीक़ा से। ठीक है, ये पहली वाला भाग है, फर्स्ट भाग है केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें ज़्यादा रिएक्शन वगैरह कुछ होती नहीं, 2-4 डेरिवेशन होती हैं, वो आपको समझा देंगे हम, लेकिन सब सारी ज़्यादा होती है परिभाषा होती हैं, हेडिंगें होती हैं और अंतर वगैरह होते हैं।
वो तो याद करने पड़ेंगे आपको, कैसे भी कीजिए। ठीक है, तो ऐसे हमने प्रिंटेड बना दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे 2 बिलियनों में जिस बिलियन का परासड़ दाब अधिक होता है उसे अति परासड़ीय बिलियन कहते हैं, तथा जिसका परासड़ दाब कम होता है उसे अल्परासड़ीय बिलियन कहते हैं। दोस्तों बहुत शॉर्ट, पहली बात तो बिल्कुल उतना ही कंटेंट बनाया है जो पेपर लायक हो। दूसरी बात, हर एक उस परिभाषा में बिल्कुल शॉर्ट उतना ही रखा है, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं रखी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं समदापीय विलयन, हेडिंग डालिए अगली समदापीय विलयन। ठीक है दोस्तों, देखा है हम क्या कह रही है समदापीय विलयन। समदापीय विलयन कह रही है कि ऐसे विलयन जो समान ताप समान वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं समदापी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, विलेयता स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो उसमें घुल जाती है उसे विलेयता कहते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाली कारक ताप का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अगला हेडिंग ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, जो पदार्थ जल में घुलने पर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी जल में विलेयता बढ़ती है, तथा जो पदार्थ जल में घुलने पर ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी जल में विलेयता घटती है। ठीक है, अब डालेंगे हम दोस्तों अगला क्या है, पॉइंट डालेंगे एक KMnO4 शर्करा। ठीक है, KMnO4 शर्करा आदि को जल में घोलने पर विलेयता बढ़ती है, क्योंकि यह पदार्थ जल में घुलने पर ऊर्जा अवशोषित करते हैं, तथा लासाते के नियम के अनुसार, एक वैज्ञानिक थे लासाते, उनके नियम के अनुसार ताप बढ़ाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिस ओर ऊष्मा अवशोषित होता है। ठीक है, अब डालेंगे अगला हेडिंग क्या है, CaSO4, CaOH को जल में घुलने पर विलेयता घटती है, क्योंकि यह जल में घुलने पर ऊर्जा का उत्सर्जित करते हैं। नोट डालिए, नोट में लिखिएगा, गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से सदैव बढ़ती है। ठीक है, लिख लिया नोट में। अब हेडिंग है अगला, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा, विलायक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। ठीक है, तो कौन से डालेंगे, पहला आप डालेंगे ध्रुवीय विलायक। ठीक है, पहले एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा। पहले क्या पॉइंट है, साधारण किसी विलायक में पदार्थ अधिक विलेय होते हैं जिसकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। विलायक विलेय, ध्रुवीय घुलनशील। ठीक है, और फिर क्या लिखा है, अध्रुवीय घुलनशील। फिर क्या लिखा, ध्रुवीय अविविलेय। राउल्ट का नियम, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, यानी पूछे जाने वाला हेडिंग, राउल्ट का नियम बहुत हर साल एग्जाम में आ जाता है, 2-3 नंबर में हर साल पूछा जाता है राउल्ट का नियम की सीमाएं वगैरह हर साल आता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, लिखिएगा, राउल्ट का नियम वाष्पशील पदार्थों के लिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन में वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। माना किसी विलयन वाष्पशील अवयव A तथा B जिनके आंशिक वाष्प दाब PA तथा PB हैं तथा मोल प्रवाह XA तथा XB हैं, तो PA प्रोपोर्शनल टू XA, PA प्रोपोर्शनल टू PAXA। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका पॉइंट यानी कि सूत्र बना के दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट बाई कंसेप्ट सूत्र को बनाया गया है। ठीक है, सूत्र को याद कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, PT बराबर फाइनल सूत्र लिख दिया है। ठीक है, फाइनल सूत्र लिखने के बाद अब चलते हैं आगे। अब हेडिंग डालिए, आदर्श विलयन।
आदर्श विलयन हेडिंग डाल ले, ऐसे विलयन जो किसी ताप तथा सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते। आदर्श विलयन की शर्तें, माना यह राउल्ट का नियम का पालन करते हैं, माना आदर्श विलयन के अवयव ए तथा बी हैं, तब ये पॉइंट डाल लीजिए और ये लिख सकते हैं आप पूरा। ठीक है, लिख लिया, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, ये पूरा लिख लीजिए। ठीक है, जैसा कि है वैसा कि बिल्कुल पूरा लिख लीजिए। आप कहेंगे कहाँ से आया कैसे आया, ये इतना अभी पूरा डिस्कशन करने का इतना टाइम नहीं है आपके लिए, आप सिर्फ लिख लीजिए, आपको पूरा समझाएंगे, परेशान मत होइएगा, लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए। चले आगे, अब देखिए दोस्तों अगला शर्त नंबर 2 है, आदर्श विलयन के अवयवों के मध्य आकर्षण बल समान प्रकृति का होता है। ए माइनस बी के मध्य आकर्षण बल, ए माइनस बी के मध्य आकर्षण बल, बी माइनस बी के मध्य आकर्षण बल, ए माइनस बी माइनस बी के मध्य आकर्षण बल, ए माइनस बी के मध्य आकर्षण बल। ठीक है, देख सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, आदर्श विलयन के अवयवों को मिलाने पर कुल आयतन उनके अवयवी के योग के बराबर होता है, अर्थात दोनों अवयवों को मिलाने पर ना ही तो आयतन बढ़ता है ना ही घटता है, और ये त्रिभुज मिश्रण V बराबर 0। पॉइंट नंबर 4 डालिए, आदर्श विलयन के अवयवों को मिलाने पर ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना ही अवशोषित होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, आदर्श विलयन के अवयवों को मिलाने पर उसकी एंट्रोपी शून्य से अधिक होती है, डेल एस बराबर 0 से ग्रेटर देन 0 से बड़ा। उदाहरण लिख लीजिए दोस्तों, उदाहरण में क्या लिख दिया है, उदाहरण में लिख दिया है हेक्सेन प्लस हेप्टेन, एल्किल ब्रोमाइन प्लस एल्किल हाइड्राइड, बेंजीन प्लस टोलिन। ठीक है, इन वगैरह के सूत्र आपको अभी नहीं पता होंगे, इन सबके सूत्र होते हैं दोस्तों सी किस्म में, जैसे कि बेंजीन का सूत्र ये लिखा है, टोलिन का सूत्र ये लिखा है, जैसे हेक्सेन, हेप्टेन, एल्किल ब्रोमाइन, एल्किल आयोडाइड, इन सब के सूत्र होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यानी कि केमिस्ट्री का भाग 2 होता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालिए दोस्तों अगली, आदर्श विलयन क्या होते हैं, जल्दी से देखिएगा। आदर्श विलयन ऐसे विलयन जो किसी ताप तथा सांद्रता राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन की शर्तें, अनादर्श विलयन हेडिंग, अनादर्श विलयन ये हो गया। अब डालिए हेडिंग अनादर्श विलयन की शर्तें। ठीक है, माना अनादर्श विलयन के अवयव ए तथा बी हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, पहले पालन कर रहा था अब नहीं कर रहा है, तब के लिए ये फॉर्मूला वगैरह लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लिया। अब डालिए अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाली अनादर्श विलयन और नंबर 2 ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, नंबर और लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ऐसे ही लिखना जैसे कि इसमें लिखा है। ठीक है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, और ये लिखना पूरा पूरा ये उसके नीचे देख सकते हैं आप, ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो बनाए। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिएगा, 2-4-5 सेकंड का समय है, इतने में तो लिख जाना चाहिए, क्योंकि आप साथ साथ लिखते हुए चल रहे हैं। स्पीड से तो नहीं चल रहा, बता देना अगर मैं स्पीड से चल रहा हूँ तो कमेंट कर देना। ठीक है, आज तक यहीं तक रखेंगे आज, अब मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ये लास्ट वाला पॉइंट भी लिख लेना क्योंकि यहीं तक ख़त्म हो रहा है ये। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म लिख लेना दोस्तों, ये भी हेडिंग लिख लेना, अणु संख्या गुणधर्म तनु विलयन में वे गुणधर्म जो कणों की संख्या का निर्भर करते हैं लेकिन उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल शानदार बैच के साथ। इस बैच का नाम है टारगेट बैच दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, हर एक चैप्टर वाइज ये क्लासें आपके लिए डर रही हैं, बिल्कुल PDF फॉरम में आपके लिए क्लासें डल रही हैं दोस्तों। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी LED बोर्ड की तब LED बोर्ड पर भी डलेंगे बिल्कुल समझाते हुए। ठीक है, LED बोर्ड नहीं तो सादा बोर्ड पर डलेंगी, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।